निश्चित तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है, विधायक है। झज्जर हल्के से में कमल खिलेगा इस बार पक्का। वो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो उनके परिवार को नौकरी मिलती थी, बाकी पूरा परिवार गांव रह जाता था। नंबर 1 होंगे, ये विजन होता है। जैसे वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार, भाई साहब उनकी वजह से हम जिंदा हैं, हम कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे। उनका बिल्कुल सरकार ने पैसा दिया और आज वो स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा है कि भी हर फसल हम MSP भी खरीदेंगे। एक किसान को 1 रुपये का 2 रुपये का चेक आता था। कौन सी हुड्डा सरकार जी, कौन सी की बात कर रहे हैं? वो नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूँ हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आएगी, थम्पिंग मेजोरिटी से आएगी। इनकी मंशा पूरी होगी, आएंगे नहीं। सर्व समाज के लिए जो कार्य करे वो कैंडिडेट है। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। मेरे साथ पूर्व IRS वीरेंद्र सिंह कलशाण जी हैं। अमन शाह रावत के परिजनों से मुलाकात करके भी आए हैं और जैसे ही उस रास्ते से आ रहे थे मैंने साहब को रोक लिया कि 2-4 मिनट हम वार्तालाप कर ले। अमन शाह रावत के परिजनों से क्या जाना, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं। सर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, 6ठा मेडल। पूरे देश में 6 मेडल आए हैं और झज्जर में 3 मेडल अब तक आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं अमन शाह रावत भाई के यहाँ पे आया हूँ। मैं पूरे देशवासियों को, अमन भाई के परिवार को, गांव को, सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जिस ढंग से अमन भाई ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, हमारे हलके का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और इसके बारे में ये भी है कि मैं यहाँ पे जैसे गांव में आया हूँ, मैंने देखा है कि बरौड़ गांव में, और वो एक थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे जाके जैसे खेतों में रह रहे हैं, तो उनकी जो हालत जो था, पानी भरा हुआ वहाँ पे सड़क पे, और इन हालातों में वो यहाँ पे पहलवानी किए उन्होंने इन हालातों में, तो उसमें उनको और भी ज़्यादा श्रेय जाता है। श्रेय जाता है पूरे गांव को, उनके परिवार में। उनके दादाजी का मैंने देखा, उनके अंदर जो जोश था, उनके भाइयों में, उनके चाचा जी, ताऊ जी, उनकी दादी जी, भाई पूरे परिवार का इतना सहयोग है। और गांव का भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अमन शाह रावत भाई को, और आशा करता हूं अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेके आएंगे। कलशाण जी, ये बताइए कि मात्र 11 साल की उम्र में उनके माता पिता गुजर गए। वो ऑर्फन हैं, उनके ना तो माता है पिता है, परिवारजनों ने उनका लालन पोषण किया। उसके बाद दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ दिया। हरियाणा की संस्कृति रही है, हर गाँव में अखाड़ा होता है। ये मिट्टी के अखाड़े में पहले वो मेहनत करता था, उसके बाद दिल्ली लगातार प्रदर्शन करते रहे और नतीजा आप सबके सामने है। रिकॉर्ड बन गया, एथलीट्स, यंगेस्ट एथलीट्स बन गए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले, कोई भी ओलंपिक मेडल लाने वाले। पूरा समय पड़ा है, कई साल पड़े हैं, कई ओलंपिक अमन खेलने वाला है। इस क्षेत्र से हमारे देश को, अमन शाह रावत से क्या आकांक्षाएं? बिल्कुल भाई साहब, आपने ठीक कहा। भाई अमन शाह रावत जी मात्र 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। उसने देश को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने ओलंपिक गेम्स में, और सारी उम्र बची है, और वो बहुत कुछ उनके अंदर है, बहुत कुछ का भी करना है बाकी। और बाकी जैसे इलाके के जैसे बच्चों में मैं जोश देख रहा था, जैसे ही गांव में एंटर किया तो सारे बच्चे अमन भाई का नाम, अमन भाई, हाँ, उनको आशीर्वाद, भाई सब बधाई भी दे रहे हैं, और सब में जोश है कि हम भी अमन की तरह मेडल लेके आएंगे। डेफिनेटली अमन के इस मेडल लाने से सारे युवाओं में जोश है, उनको प्रेरणा भी मिलेगी, और ज़्यादा युवा कुश्ती की तरफ और खेल की तरफ अग्रसर होंगे कि वो भी मेडल लेकर आए, अपने देश का और क्षेत्र का नाम लगातार वो ऊँचा करे। अब आज ये थोड़ा सा झज्जर हल्के की मैं बात करूँगा। लगातार पिछले 15 साल से मैडम गीता भुक्कल जी विधायक हैं। थोड़ी पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दूर बैठे हैं। अब अमन शाह रावत से आप मिलकर आ गए, अब हमारे झज्जर हल्के की तरफ भी थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। समस्याएं यूँ पड़ी हैं, रोड भी टूटे पड़े हैं, और मैडम से पूछा जाता है तो बीजेपी पर लांछन लगा देते हैं। बीजेपी वालों से पूछा जाता है, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, राकेश जी, तो उन्होंने कहा कि हमने 25 करोड़ रुपए विधायिका जी को दिए हैं, वो कहाँ गए? बिरोड़ का रोड भी उनको बनवाना था, जो मातन हिल से शालावास की तरफ जा रहा है रोड, वो भी उनको ही बनवाना था। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में खेल चलता रहता है। हल्के की जनता समस्या से जूझ रही है, किसकी कमी है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बात। जैसे गीता भुक्कल बहन जी के बारे में आपने बताया, 3 बार की विधायिका, 15 साल से हैं वो झज्जर की विधायक। वो झज्जर की विधायक है 15 साल से, इससे पहले कलायत में भी रही है। और जैसे आपने बताया कि जब लगातार अगर जनता उनको चुनती रहती है, भेजते रहते हैं, तो एक इंडिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है। मैं तो बात इस 15 साल की ही नहीं करता हूँ, पहले से भी जो सरकारें रही, मैं देखता हूँ यहाँ झज्जर कॉलेज से, नेहरू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, गांव सूरजगढ़ से प्राइमरी स्कूल, और कोलपुर खेतावाद से मेरी मैट्रिक हुई है। तो जो डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। वैसे ये जो ज़िला झज्जर है दिल्ली के सबसे नज़दीक है। मैंने तो देश के विभिन्न भागों में सर्विस करी है, बड़े बड़े शहरों में, सब शहरों की इतनी हालत बहुत ही सुंदर, वो इतने ब्यूटीफुल सिटीज़ है। हमारा झज्जर दिल्ली शहर के मेट्रोपॉलिटन सिटी के नज़दीक होते हुए, देश की राजधानी के नज़दीक होते हुए भी इसकी हालत ऐसी जर्जर है। निश्चित तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है, विधायक है।
अगर नहीं काम करेंगे तो क्या होगा। आप खाली ये किसी ब्लेम गेम से बात नहीं बनती है कि वो नहीं करते वो नहीं करते हैं, या खाली आप जाएं और विधानसभा में कह दें कि भाई मैं कुछ एक गांव का नाम लेके कुछ एक समस्याओं का नाम लेके उसके समाधान के लिए किया क्या गया है, क्या जो फंड्स जो सरकार ने दिए हैं क्या यूटिलाइज हुए हैं, वो नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए हैं। तो खाली ब्लेम गेम की वजह से जो सरकार ने जो पैसा दिया था उसको भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको यूज़ नहीं किया गया, रोड टूटे पड़े हैं, एजुकेशन के फील्ड के अंदर कमियां हैं, ऐसे ही मेडिकल फैसिलिटीज़ का। तो जो विधायक ने अपना जो कर्तव्य निभाना चाहिए था, बहन जी से हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो प्रतिनिधित्व तो करती हैं हमारे झज्जर विधानसभा का, तो हम सोचते थे वो बेहतरी के लिए करेंगी। एक चीज़ होती है कि मुझे कोई भी जनप्रतिनिधि बनना है तो मैं सबका दिल जीतूं, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो जो भी उम्मीदवार बनने के नज़दीक लगता है उसको साइड कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आए राजकुमार कटारिया जी, 25 साल कांग्रेस पार्टी को सेवा दी और जब वो लग गए कि कांग्रेस पार्टी से टिकट ले सकते हैं तो उनको साइड कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से पूछते हो, कई लोगों से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि देखिए टिकट देना तो हाईकमान का काम है और जिसको भी टिकट देंगे हम उनके साथ हैं। ये डिफरेंस जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और जो बैठ गए कि देखिए हम ही हैं, हम ही बनते रहेंगे और कोई हमारे अलावा कुछ भी नहीं, तो मजबूर कर किया जा रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी बनाई जा रही है कि जनता की वोटर्स की आकांक्षाओं को जकड़ देना एक जगह, चाहे वो खुश हो या ना हो। क्या कहना चाहिए? जी नहीं, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, उनका आंतरिक मामला है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बीजेपी के बारे में आप जानते हैं, आप देख भी सकते हैं, यहाँ से छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कितने से आप देखिए, राजस्थान में जैसे बनाया गया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो ये सारा का सारा यहाँ पर उचित सम्मान मिलता है निश्चित तौर पे। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक की बात करूं और जननायक जनता पार्टी के वोट बैंक की बात करूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार बीजेपी के खिलाफ ही प्रचार किया था तो वोट बैंक उनको मिला था, उनकी लहर थी। तो बीजेपी जेजेपी का वोट बैंक मिलाएं तो वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा था, मैडम गीता भुक्कल से ज़्यादा था। वो जेजेपी का अब की बात जनाधार नहीं है, वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाता है। आपको मौका मिलता है यहाँ पे, आपके किसी मित्र को मौका मिलता है, तो क्या झज्जर हल्के से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य होने वाला है? बिल्कुल, झज्जर हल्के से में कमल खिलेगा इस बार पक्का। जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी जिनको भी टिकट देती हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पे भाई जो वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने नहीं काम किया है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और वैसे भी, और जो बात आपने जो कही परिवारवाद की, ये तो आपके सामने ही है। चाहे केंद्र की बात करें तो भी कांग्रेस के बारे में आप जानते होंगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक कौन एक परिवार ही चला रहा है उस पार्टी को। रही बात हरियाणा की, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले एक थे, अब बेटे आगे, अब आगे क्या लीगेसी रहेगी, यही सब कुछ। अच्छा, तो ये तो परिवारवाद है। और आप देखते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बात जब भी करते हैं तो भाई वो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। जब देश को संबोधित करते हैं पूरा देश ही उनका परिवार है। आप ये कॉन्ट्रास्ट तो सामने ही है ना। और इनकी कहनी कथनी में कितना फ़र्क है। और प्रधानमंत्री जी जो हमारे अंदर जो राष्ट्र प्रेम की बात है, जो राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, जो बीजेपी में और जो माननीय प्रधानमंत्री जी से जो हमें मिलती है प्रेरणा, उसका कोई मिसाल ही नहीं है। मैडम गीता भुक्कल से मेरी बात होती है, उनका कभी इंटरव्यू करने का समय मिलता है तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया, झज्जर से मैं कांग्रेस के विधायक हूँ इसलिए मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, आप हमारी सरकार ले आओ, हमारी सरकार आती देखिए चुटकियों में सब कुछ बदल जाएगा, सारे रोड बन जाएंगे, हर समस्या का समाधान हमारे पास है, पर परिवार पहचान पत्र है इनको भी हम फाड़ कर फेंक देंगे, बेरोजगारी भी दूर कर देंगे। यानी कि एक ऐसा सपना जो सरकार कांग्रेस की बनती एक दिन में सब कुछ पलट जाएगा। आपको लगता है कि परेशानियां इतनी हैं और कांग्रेस की सरकार आती है तो इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा? खैर इस बारे में जो जहाँ तक कांग्रेस के सवाल है, खाली 10 साल से ही बीजेपी आई है और बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले जो थे उन्होंने भी, जो बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार, मैं देखता हूँ हर गांव के अंदर कितने बच्चे जो योग्य बच्चे थे वो सभी लग गए। नहीं पहले यही कहते थे भाई कोई आदमी किसी एक के साथ में, नेता के साथ में जुड़े हुए हैं उनकी पार्टी में, तो उनके परिवार को नौकरी मिलती थी, बाकी पूरा परिवार गांव रह जाता था। होटल भरे रहते थे। उसके अलावा
क्योंकि अब समय कम है। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जैसे उपलब्धियां बताता, केंद्र सरकार के बारे में बताता कि देश का नाम कहां से कहां रोशन लेके किया है, कहां पे हमारी 10 साल पहले अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी आज 5वें नंबर पे है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल के अंदर विदिन 3 ईयर्स हमारी जो अर्थव्यवस्था वो 3रे नंबर पे होगी, और सपना लेते हैं 2040 तक हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, नंबर 1 होंगे। ये विजन होता है। अब यहाँ पे हर साल, हर महीने, 2 महीने, जैसे अभी आपने देखा उन्होंने जैसे ही यहाँ पे नई अपनी लोकसभा बनी, उससे पहले 100 दिन का एजेंडा बताया पब्लिक को, और किया, जो कहते हैं वो करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनकी सरकार आएगी, पहले भी थी, क्या किया, जो हालत आप देख ही सकते हैं, आप सभी देख सकते हैं मेरे ख्याल में, तो कैसे क्या था। और सरकार ने तो बहुत सारे काम किए। अब मैं सारी अगर उपलब्धियां और जो यहाँ पे कार्यशैली और कार्य की बातें करूं, यहाँ पे पूरा का पूरा एक मैं लिख सकता हूँ पूरी किताब। डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा, आयुष्मान कार्ड है, फ्री का राशन दिया जा रहा है। पहले भय लगता रहता था कि हम राशन ला रहे हैं, किसी को पता चल गया तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। अब ज़्यादातर लोगों का राशन कार्ड बन चुका है, बिना भय के वो राशन लेकर आ रहे हैं। सरकारी सुविधाएं का एक बार जो आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा उठा लेता है, और बीमारी में पहले पूरा घर खराब हो जाता था, वो भारतीय जनता पार्टी के दिए गए इस आयुष्मान कार्ड के फ़ायदे को ज़िंदगी भर नहीं भूलते। जी बिल्कुल, मैंने देखा। अभी रिसेंटली मैं रूडियावास में गया, हमारे रिलेशन में ही कोई थे, तो जैसे मैंने देखा उनका ऑपरेट हुआ, उनका हिप रिप्लेस हुआ, तो मैंने कहा कि भाई कैसे क्या मैनेज किया, तो किस ढंग से वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार, भाई साहब उनकी वजह से हम जिंदा हैं, हम कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे। बोला कि अपाइज भी होते, और भाई मैं ये अकेला कमाने वाला था, मेरे परिवार में होता कौन। उनका 5 लाख का खर्चा लगा है भाई साहब, उनका बिल्कुल सरकार ने पैसा दिया, और आज वो स्वस्थ हैं। तो इस सरकार ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और आपने जो बहुत उपलब्धियां जैसे बताई, हर घर नल, हर घर जल, और जो उज्ज्वला योजना किसानों के लिए, अभी हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने जो किया है, 140 करोड़ रुपए माफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि भी हर फसल हम MSP भी खरीदेंगे, हर उनको साल के अंदर जो एक फिक्स्ड अमाउंट वो मिलते हैं उनके खाते में। फसलें ख़राब होती हैं तो उसके लिए मुआवजा मिलता है। पहले आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे, कि एक किसान को 1 रुपये का, 2 रुपये का चेक आता था। यहाँ पे बिल्कुल फेयर होता है, ऑनलाइन होता है, उनके अकाउंट में आता है भाई साहब। अच्छा, नायब सैनी जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान सुना, गीता भुक्कल जी भी कहते हुए उसी अंदाज में नजर आई कि लगातार इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, ये हुड्डा सरकार को फंसाने के लिए की जा रही हैं। ये घोषणा पहले नहीं करते थे, खट्टर साहब ने नहीं की, नायब सैनी जी सिर्फ घोषणा करते हैं, इनको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मतलब उनकी की गई घोषणाओं को डिस्क्रेडिट करने के लिए वो डेफिनेटली डिस्क्रेडिट करने के लिए ही तो कर रहे हैं। और भाई साहब आपने जैसे बड़ा सवाल पूछा, तो जैसे कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार के लिए मुश्किल, कौन सी हुड्डा सरकार जी, कौन सी की बात कर रहे हैं, वो नहीं आएगी। अच्छा, तीसरी बार बीजेपी, मैं गारंटी देता हूँ, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार आएगी, थम्पिंग मेजोरिटी से आएगी। और कार्यशैली, इनके अंदर काम करने की क्षमता है, इनकी नीयत है, नीति है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो करने के लिए कर रहे हैं, वो इनके लिए नहीं कर रहे हैं। इनको इसीलिए डर लग रहा है कि कुछ काम करना ना पड़े कोई ऐसा। तो अच्छा है कि वैसे भी इनकी मंशा पूरी होगी, आएंगे नहीं, बीजेपी ही सरकार आएगी, तीसरी बार बीजेपी सरकार होगी। धन्यवाद, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, आई एम श्योर। तो झज्जर हल्के की जनता को मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ से अब की बार विधायक ऐसा चुनकर भेजना जिसका सरकार में, राज में हाथ हो, क्योंकि 10 साल की स्थिति आपने देख ली, उससे पहले की स्थिति आपने देख ली, खुली किताब है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, और मौजूदा झज्जर हल्के की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व IARS कलशान साहब ताल ठोक रहे हैं, हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। झज्जर हल्के की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उम्मीदवार को चुने अब की बार? झज्जर हल्के की जनता से मेरा यही अपील है, यही है कि आप कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, वो एक अच्छा संस्कारी हो, महिलाओं का आदर करता हो, किसानों का आदर करे, उनके लिए सुविधाएं दे, वो ऐसा आदमी हो। झज्जर की जनता, आप देखते हैं झज्जर में पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश है, सारे के सारे किसान हैं, तो उन किसानों के बीच में से जिसने किसानी करी हो, जो किसानी कर रहा हो, और जो पढ़ा लिखा हो, जिसको शासन प्रशासन का ज्ञान हो, और युवाओं के लिए नौकरी के लिए कुछ करेगा डेफिनेटली, तो ये सारी चीज़ें देखे जनता। ज़मीनी परिवेश से जुड़ा हो, ज़मीनी परिवेश से जुड़ा हो, किसानों के दुख दर्द को, गरीब के, मजदूर के दुख दर्द को समझता हो, व्यापारियों के लिए जो काम कर सके, मतलब समाज के सर्व समाज के लिए जो कार्य करे, वो कैंडिडेट है। शिक्षित कैंडिडेट हो, जिसको काम करना आता हो, शासन प्रशासन का ज्ञान हो, जो काम करवा सके, ऐसा कैंडिडेट चुने, ये मेरी अपील है।
पूर्व IAS वीरेंद्र सिंह कलचाण जी को आपने सुना। मैंने कई और नेताओं से भी बातचीत की है। जितने पढ़े लिखे हैं, जितनी सरकारी सेवाएं दी है, फर्स्ट क्लास अफसर रहे हैं, उतनी इनकी वाकपटुता में वो सफाई भी नज़र आ रही है। वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सवालों का जवाब देना जानते हैं। आचरण आपने देख लिया और सवाल जवाब का जवाब देने का तरीका भी देख लिया। मुद्दों पर कितने अखर तरीके से अपनी बात रखती वो चीज़ आपने देख ली। आगे भविष्य क्या होगा वो तो झज्जर हल्के की जनता तय करेगी। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी पत्रकार, थैंक यू वेरी मच।